फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो रहने वाली महलों की। भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा, आरना जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकदम स्तंभ हो गई। ठीक उसके सामने जज की कुर्सी पर अर्नव बैठा था। अब आगे वो अचानक उसको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई और फफक फफक कर रो पड़ी। वो वहीं पर धड़ाम से बैठ गई और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य था कि जीवन ने उन दोनों को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां पर धोखा देने वाली आरना, जो वो अब तक अर्नव की नजर में थी, उसका फैसला जज अर्नव को करना था। ये किसके लिए अवसर था और किसके लिए दुखद पल, ये तो विधाता ही जानता था। फिलहाल आरना नीचे फर्श पर बैठकर रोए जा रही थी। तभी अर्नव ने पुलिस से कहा, मैडम, इन्हें चुप कराकर ऊपर बैठाइए, कोर्ट की कार्रवाई बाधित होती है। अर्नव एकदम शांत था। अर्नव को तो पहले से ही पता था ये उसकी ही आरना है। टीवी पर, पेपर में, न्यूज में, सभी जगह उसकी ही खबरें चल रही थी और मीडिया ने तो उसे पहले से ही दोषी ठहरा दिया था। अब चूंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था तो कोर्ट में भीड़ भी बहुत अधिक थी। सांसद महोदय तो नहीं आए थे, पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। वे नारेबाजी करके जज के ऊपर सजा देने का दबाव बना रहे थे। अर्नव ने पुलिस से पूछा, क्या आपके साथ कोई सीनियर अधिकारी आए हैं? जी सर, डीएसपी साहब आए हैं। ठीक है, बुलाइए उनको। जय हिंद सर, डीएसपी ने सल्यूट मारा। देखिए, कैंपस में नारेबाजी से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। आप फोर्स बुलाइए और उन्हें कैंपस से बाहर करिए। कैंपस के बाहर वो चाहे तो नारेबाजी कर सकते हैं। जी सर, कहकर डीएसपी बाहर निकल गए। आरना रह रहकर अर्नव की ओर देखती थी। अर्नव थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा था। दुख उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु फिर भी वह आत्मविश्वास से लबरेज था। आरना जानती थी कि अर्नव से नाराज होगा और वो तो उसे सजा ही देने की सोचेगा, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैंने उसे धोखा दिया, इससे कम से कम उसने अपने जीवन में तरक्की तो कर ली। अब वो थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी कि उसका अर्नव अब सुखी और समृद्ध है। अब चाहे वो मुझे फांसी दे या आजीवन कारावास, मैं सब हंसकर सह लूंगी। इधर आरना के पिता ने जब अर्नव को जज की सीट पर देखा तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो दिन और घटना उन्हें याद आ गया जब वो आरना के लिए भारी बारिश में उनके घर के सामने बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। उन्हें समझ में आ गया था कि अर्नव आज अवसर का लाभ उठाकर आरना को सजा अवश्य देगा। आखिर आरना ने उसको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। वो बेहद चिंतित हो गए। उन्हें लगा किसी तरह अर्नव से मिलकर उसे ये सब बताना पड़ेगा, नहीं तो आरना बेचारी और फंस जाएगी। साइलेंस, अर्नव की आवाज गूंजी। सभी चुप हो गए। क्या पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करा ली है? जी सर। एफआरआई की कॉपी दिखाइए। और बयान कहाँ दर्ज है वो दिखाइए। क्या बचाव पक्ष से कोई वकील है? जी सर, मैं हूँ, आरना के वकील ने कहा। आपके दस्तावेज कहाँ हैं? दिखाइए मुझे। ठीक है, मैं आपको बचाव पक्ष के वकील के लिए स्वीकृति देता हूँ। पुलिस की ओर से सरकारी वकील साहब कहाँ हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन भंडारी है, मैं ही सरकारी वकील हूँ। ठीक है, पहले सरकारी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अर्नव ने कहा। सर, केस एकदम साफ साफ प्रतीत होता है। एक तो आरना देवी आयकर अधिकारी है, तो उनको इस बात की तो समझ होती ही है कि संपत्ति से क्या वैध है और क्या अवैध है। फिलहाल ये मामला तो विभाग के पास है, तो वे तय करेंगे कि क्या वैध था और क्या अवैध है। पॉइंट ये है सर कि चूंकि आरना देवी के द्वारा ही या उनके माध्यम से छापा पड़ा जिसे हर्ष नाराज था, अब हर्ष ने पक्का ऊपर बालकनी में जाकर अपनी नाराजगी जताई होगी, जिससे आरना देवी गुस्सा हो गई होगी और उन्हें अवसर पाकर उन्हें धक्का दे दिया। क्या स्कीड के निशान बालकनी में पुलिस को मिले हैं? जी सर, पर सर, स्कीड को तो अवसर में तो बदला ही जा सकता है। आरना देवी तो वहीं खड़ी थी, वो चाहती तो सामने आ जाती या उसे रोक सकती थी, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है उन्होंने धक्का ही दे दिया हो। बचाव पक्ष का क्या कहना है? माननीय जज साहब, मेरी क्लाइंट एक राज्य आयकर सेवा की अधिकारी है और जो छापा सांसद महोदय के घर पड़ा वो पूर्णतः केंद्रीय आयकर विभाग का छापा था। अतः यह संभव ही नहीं था कि उसको छापे के विषय में पता चले। सांसद महोदय की संपत्ति की फाइल के विषय में मेरे क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं था
और वैसे भी मेरे क्लाइंट को उनके घर गए हुए 1.5 महीना ही हुआ है, तो इतनी जल्दी उनके संपत्तियों के बारे में जानना संभव नहीं था। दूसरा, हर्ष ने उसको स्वयं फोन करके बुलाया था, वो खुद चलकर नहीं आई थी घर पर, मतलब प्लानिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और तीसरा, स्कीड का निशान ये साबित करता है कि वो स्वयं फिसला था, इसलिए मुझे इसमें मेरे क्लाइंट का कोई दोष नहीं दिखाई देता। जज महोदय, स्कीड का निशान तो धक्का देने से भी आ सकता है, सरकारी वकील ने बोला। क्या इस प्रकरण में कोई गवाह है? जी महोदय, कुछ सरकारी आयकर विभाग के अधिकारी वहां खड़े थे, तो उन्हें अगली पेशी में बुलाइए और सीसीटीवी फुटेज देखिए। अगर आसपास के घर में कहीं लगा हो, उससे स्थिति और क्लियर हो जाएगी। जी सर, पुलिस छानबीन में लगी हुई है और इसके लिए हमें कम से कम 7 दिनों की रिमांड चाहिए। आरना देवी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? अर्नव ने कहा। आरना सुन रह गई। अचानक ये नाम अर्नव के मुंह से सुनकर वो फिर व्यस्तित हो गई। उसकी आंखों के सामने पूरा 3 साल तैर गया। वो फिर फफक कर रो पड़ी। क्या आप बोलने की स्थिति में हैं? अर्नव ने फिर पूछा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना है। आरना की आंखों में आंसू भरे थे। ठीक है, फिर मैं पुलिस को 7 दिन की रिमांड स्वीकृत करता हूँ। तब तक आरना देवी, आप पुलिस की हिरासत में रहेंगी और सरकारी वकील साहब, मुझे अगले सोमवार को सारे सबूत, गवाह, सीसीटीवी फुटेज जो भी आप लोग ला सके इकट्ठा चाहिए। मैं फैसला तुरंत करूंगा। जी सर, द कोर्ट इज एजेंट, अर्नव बोला और एक नजर आरना की ओर देखा। आरना उसी की ओर देख रही थी। दोनों की नजरें टकराई और अर्नव बाहर निकल गया। वो अपनी सरकारी गाड़ी की ओर जा रहा था। आरना के पापा अचानक उसकी गाड़ी की ओर भागे। तब तक अर्नव गाड़ी में बैठ चुका था। अर्नव बेटा 1 मिनट रुको। ड्राइवर, 1 मिनट रुको। जी बोलिए बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। आपको जो भी कहना है अदालत में आप कह सकते हैं। नहीं बेटा, तुमसे व्यक्तिगत बात करनी थी। देखिए, नियम के तहत कोर्ट के बाहर प्रकरण से संबंधित कोई भी बात करना ठीक नहीं है। वो मेरे कर्तव्यों के विरुद्ध है। प्रकरण से संबंधित यदि आपको कोई भी बात करनी है तो फिर आप कोर्ट में ही आइए। बेटा, आरना के विषय में बात करनी है। मैं उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। आप दोनों ने मिलकर रिश्ता तोड़ा था ना, तो अब क्यों बचाव के लिए आए हैं? वो मेरे लिए सिर्फ एक अपराधी है जिसके लिए उसे सजा मिलेगी। चलो ड्राइवर, यह कहकर वो निकल गया। क्या हुआ पापा? आरना ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, पापा बोले अर्नव से बात करने की कोशिश कर रहे थे आप? आरना ने पूछा। हाँ, तो क्या हुआ? उसने नहीं सुना ना, और सुनेगा भी क्यों? आखिर मैंने उसे साफ साफ धोखा दिया है। आरना ने कहा। यही तो मैं उसे बताना चाहता था कि तुम निर्दोष हो। उसी की भलाई के लिए तुमने ये कदम मजबूरी में उठाया था, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि तुमने अपराध किया है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वो इस अपराध प्रकरण की बात नहीं कर रहा है, बल्कि व्यक्तिगत अपराध जो हमने उसके साथ किया उसकी बात कर रहा है। आप उससे बात क्यों कर रहे हैं पापा? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो जो भी सजा देगा मैं आराम से स्वीकार कर लूंगी। वो मेरे बगैर जीना सीख गया है पापा। बड़े पद पर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है। मैं तो उसे ऐसे ही देखकर खुश हूँ। आप मेरे लिए दुख मत करिए। जो मेरे लिए दुख का विषय था वो तो ऊपर चला गया है। अब मैं शांत हूँ। आप निश्चिंत होकर घर जाइए पापा। मैं तुम्हारे बेल के लिए अप्लाई करता हूँ बेटा। हाँ, पर अब 1 सप्ताह तो जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि अर्नव ने नाराजगी में ही रिमांड की मंजूरी दी है, पर फिर भी मैं खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ठीक है पापा, अब आप जाइए, मुझे जाना होगा। इतनी देर में बाकी कैदियों की भी पेशी खत्म हो चुकी थी। ठीक है बेटा, मैं शाम को मिलने आऊँगा। फिर आरना बाकी कैदियों के साथ जेल चली गई। मिस्टर गोयल भी बेल के लिए आवेदन करके घर चले गए। आ गए जी। क्या हुआ आज कोर्ट में? सुमित्रा देवी ने पूछा। कुछ नहीं, आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, पर जज ने आरना का रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दिया। अरे हाँ, विशेष बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मालूम है जज कौन था? कौन है जी? अर्नव, आरना का अर्नव। हाँ वही। क्या आप सच बोल रहे हैं? वो जज है? हाँ वही था। और आरना का दुर्भाग्य देखो कि उसका केस उसी के कोर्ट में पेश हुआ। मिस्टर गोयल बोले। फिर तो आरना को बेल भी नहीं मिल पाएगी और उसे सजा देने की कोशिश करेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। देखिए जी, वो नाराज है क्योंकि वो सच नहीं जानता। अगर वो सच जान जाएगा तो आरना को कुछ नहीं होने देगा।
तो मैं क्या करूं, कैसे बताऊं उसे। मिस्टर गोयल बोले, आप उसे सच बताइए। सुमित्रा देवी बोली, लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके मन में तो काफी गुस्सा भरा है और आरना भी नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूं। तो क्या आरना को सजा हो जाने दोगे? उसको बिना बताए आप अर्नव से बात करिए। सुमित्रा देवी बोली, वो क्या मुझसे मिलने के लिए तैयार होगा? मिस्टर गोयल बोले, ट्राई करने में क्या हर्ज है। जब तक आरना रिमांड में है तब तक तो ट्राई करिए। तुम शायद ठीक कहती हो। हालांकि मुझे नहीं लगता वो मुझसे मिलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हमने उसे काफी चोट पहुंचाई है। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। आरना को देख लोगी तो सो जाओगी, नहीं तो तुम भी परेशान होगी और आरना भी। शाम को 6 से 7 जेल में मिलने का समय रहता है, इसलिए वो दोनों ठीक समय पर जेल पहुंच गए। आरना और सुमित्रा देवी ने एक दूसरे को देखते ही रोना चालू कर दिया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी देर तक रोते रहे। बीच में जेल की दीवार जो थी, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और अगर जज तुझे बेल नहीं देगा तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। मुझे सजा की चिंता नहीं है माँ, मुझे आप लोगों की चिंता है। मैं ठीक हूँ, आप निश्चिंत रहो। प्लीज रो मत माँ। पापा मम्मी को लेकर जाइए, ये यहाँ जब तक रहेंगी तब तक रोती रहेंगी। ठीक है बेटा, कहकर मिस्टर गोयल उसकी मम्मी को लेकर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने सुमित्रा देवी को घर छोड़ा और सेशन जज के बंगले की ओर निकल गए। ढूंढते हुए वो अर्नव के बंगले के सामने पहुंच गए। उन्होंने देखा बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्नव कुमार सत्र न्यायाधीश, और एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर बैठा था। क्यों गार्ड जी साहब हैं क्या घर पर? क्या काम है आपको? जी काम तो उन्हीं से है। आप कौन हैं? मैं संयुक्त सचिव हूँ PWD में। मेरा नाम मिस्टर गोयल है। गार्ड उठा और सट से सैल्यूट मारा। जय हिंद सर। नहीं आप बैठिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली मेरी बेटी का एक प्रकरण है सर के पास में, बस उसके सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप इस पर्ची में अपना नाम पता और काम लिख कर दीजिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। मिस्टर गोयल ने उस पर अपना नाम और आरना के विषय में चर्चा लिखकर अंदर भेजा। थोड़ी देर में गार्ड बाहर आया और बोला, साहब बोल रहे हैं वो किसी कैदी के विषय में घर पर बात नहीं करते, आप कल कोर्ट में आ जाइए। ओ पर मुझे तो मिलना ही है, बताओ मैं क्या करूं? सर आप कल कोर्ट में मिल लीजिए। नहीं गार्ड भाई, मुझे उनसे घर पर ही मिलना है। देखिए सर, अगर उन्होंने मना कर दिया है तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा। और वहीं जमीन पर बैठ गए। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप ऊपर चेयर पर बैठ जाइए। 2 घंटे बीत चुके थे, रात के 10 बज गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।